Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 7th lecture. In this lecture we will cover some question problem. Okay, so before going to question we have to see some glimpse of whatever we studied. So we know that in electrolytic cell we have studied about qualitative analysis and quantitative analysis. In qualitative analysis we have seen what product we will get at cathode and what product we will get at anode. And in quantitative analysis of electrolytic cell we have seen that how much volume, weight and number of moles we will get at cathode and anode during the electrolysis process in electrolytic cell. So we have some formulas to find the moles, weights and some ratios we have to understand first, then we will move for the questions. Okay, so important formulas are, if we want to find the mole we have to simply just find the current into time upon n factor into 96500. ओके, अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं करंट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, तो ये हमको क्या दे देता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल दे देता है. यही फार्मूला अगर हमको मिल गया, अगर हमको मोल मिल गया इस फार्मूले से, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे अगर गैस हुआ तो, ठीक है ना. तो इस फार्मूला का यूज हम लोग फ्रिक्वेंटली करेंगे. बाकी अगर वेट का फार्मूला आपको चाहिए तो उसको भी मैं एक बार शो कर दे रहा हूँ. ओके बच्चों, देखिए वेट का फार्मूला ये रहा आपके लिए. अगर वेट किसी भी सब्सटेंस का निकालना है कैथोड या एनोड पर, तो हम सिंपली उस सब्सटेंस का मोलर मास लेंगे और कितना करंट पास किया गया है, कितने एम्पियर का, कितनी देर तक के लिए किया गया है अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस वट एवर टू बी फाइंड द वेट. ओके, तो वेट निकालने का ये फार्मूला हो गया. एक वेट निकालने का और फार्मूला है. अगर मान लीजिए हमको एम्पेरिकल मास दिया हुआ है तो वेट इज इक्वल टू एम्पेरिकल मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन 96500. इसमें नीचे एन फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एम्पेरिकल मास इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन एन फैक्टर जो होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है. ठीक है ना. देखिए बच्चों, कन्फ्यूज मत होइएगा. इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. तो ये मोलर मास अपॉन एन फैक्टर को अगर हम रिप्लेस कर दें इक्विवेलेंट मास से, तो ये ऊपर इक्विवेलेंट मास आएगा और एन फैक्टर और मोलर मास चले जाएंगे. ये सेम फार्मूला है बच्चों, ठीक है ना. बस जो इक्विवेलेंट मास है इसको यहाँ पे पुट कर दिया गया और मोलर मास अपॉन एन फैक्टर को हटा दिया गया. ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देख लीजिए. ये दोनों फार्मूला आप देख लीजिए. और एक फार्मूला ये देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू करंट पास, है ना, कितना करंट पास किया हमने सर्किट से, कितने देर के लिए, टाइम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर. ओके बच्चों, और एक इम्पॉर्टेंट जो है रिलेशन हम लोगों ने देखा था, मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट. ये क्यों आ रहा था बच्चों, क्योंकि मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर. तो जब हम सी का मोल्स की बात कर रहे हैं तो एन फैक्टर सी का नीचे आएगा. अगर हम ए का बात कर रहे हैं मोल्स की, तो एन फैक्टर इसके नीचे आना चाहिए, लेकिन नीचे अगर आ रहा तो वो ऊपर चला जाएगा. ठीक है ना. एंटी प्रोपोर्शनल है ना. इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है तो एक प्रोडक्ट इस साइड होता है और एक उसके नीचे होता है. ठीक है ना. तो इन्वर्स रिलेशन में यही होता है. अगर मोल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर है तो मोल्स ऑफ कैथोड अपॉन मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट, है ना. एनोड और कैथोड की बात नहीं है, कैथोड पे क्या मिल रहा है उसका मोल. जैसे सोडियम अगर हमारे कैथोड पे गया है तो सोडियम का मोल अपॉन क्लोरीन अगर एनोड पे गया है तो क्लोरीन का मोल इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट. मतलब एन फैक्टर किसका लेंगे, ऊपर क्लोरीन गैस का लेंगे, और एन फैक्टर किसका लेंगे, यहाँ पे नीचे सोडियम का लेंगे. समझ रहे हैं बात को आप. जिसका भी ऊपर दिया है उसका एन फैक्टर नीचे रहेगा, जिसका नीचे दिया है उसका एन फैक्टर ऊपर दिया रहेगा. ठीक है ना. मोल्स का अगर रिलेशन, जो मोल्स के रेशियो का रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है एन फैक्टर के रेशियो से. ठीक है ना बच्चों. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर. ठीक है बच्चों. फिर हमने, ये तो हो गई फैराडे की फर्स्ट लॉ की बात हो गई. फर्स्ट लॉ से हमने ये सब सीखा था. फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों, कि फैराडे फर्स्ट लॉ सेज दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस W, मतलब वेट की बात कर रहे हैं, डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पास्ड थ्रू सर्किट. जो हमको वेट मिलेगा किसी भी सब्सटेंस का कैथोड या एनोड पर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितनी देर तक हमने करंट पास की है उस सर्किट से. ओके, या चार्ज कितनी देर के लिए हमने पास किया है. ठीक है ना बच्चों. उसमें एक फार्मूला ये भी था जेड निकालने का.
जेड क्या था बच्चों, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, चार्ज ना, कितना प्रोडक्ट का वेट मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कितना चार्ज पास किया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे, तो फिर जेड उसकी जगह कांस्टेंट लगाए थे, और जेड की हमने किस तरीके से एक फार्मूला जेड के लिए बना दिया था, ये होता है जेड का फार्मूला, जेड इक्वल टू मोलर मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। तो इसके चक्कर में उतना परेशान अभी नहीं होना है, लेकिन आप लोग ये वाले फार्मूले याद रखेंगे। देखिए वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन 96500, और वेट का दूसरा फार्मूला इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, सेम फार्मूला है दोनों। तो वेट इज इक्वल टू मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, ठीक है बच्चों। चलिए और तीसरा फार्मूला हम लोगों ने अभी ये देखा है, उधर पीछे साइड देखा था, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लीजिए, मोल्स इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, उसी को मैंने सबसे पहले यहाँ पे दिखाया था आपको, ठीक है ना, मोल्स इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। ओके बच्चों, चलिए फिर ये मोल्स ऑफ कैथोड अपॉन मोल्स ऑफ एनोड इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैथोड, प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है, क्या जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उसकी बात हो रही है। फैराडे सेकंड लॉ क्या कह रहा था, फैराडे का सेकंड लॉ कह रहा था कि फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेट्स एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास रेशियो। ये कह रहा है कि अगर 2 सेल किसमें लगे हुए हैं, सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं, किस मतलब इसमें 2 ही नहीं, काफ़ी इलेक्ट्रोड अगर सीरीज में लगे होते हैं तो भी, तो सीरीज कनेक्शन के लिए हम जानते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होती है, सबके लिए सेम होती है, सारे इलेक्ट्रोड पे करंट जो है समान मात्रा में जाएगा। ओके, जितना एम्पियर यहाँ मिलेगा उतना ही एम्पियर इसको भी मिलेगा, उतना ही एम्पियर इसको भी, उतने ही एम्पियर इसको भी, और भी सारे इलेक्ट्रोड होते हैं तो सबको उतने ही एम्पियर मिलते हैं। देखिए एक साइड कैथोड एनोड इस तरीके से चलता है सीरीज कनेक्शन, ठीक है बच्चों। और टाइम भी तो सेम रहेगा, जितने टाइम के लिए यहाँ करंट पास कर रहे हैं उतना ही टाइम इसको भी मिलेगा, उतना ही टाइम इसको भी मिलेगा, और उतना ही टाइम इसको भी मिलेगा। तो कह रहा है कि जो हमको सीरीज कनेक्शन में चाहे 2 सेल हो या मोर देन 2 सेल्स हो, जो रेशियो होगा उनके वेट का, है ना, रेस्पेक्टिव वेट का, मतलब ए बी सी डी कोई प्रोडक्ट मिला यहाँ पे, इसके वेट का रेशियो इसी के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। जैसे वेट ऑफ ए रेशियो वेट ऑफ बी रेशियो वेट ऑफ सी रेशियो वेट ऑफ डी, ए का वेट, बी का वेट, सी का वेट, डी का वेट इज इक्वल टू ए का मास मतलब इक्विवेलेंट मास रेशियो बी का इक्विवेलेंट मास रेशियो सी का इक्विवेलेंट मास रेशियो डी का इक्विवेलेंट मास। यही सेकंड लॉ कह रहा था। अच्छा, इसको मैंने फिर इसको रिड्यूस करके ये बताया कि अगर हम क्या करें, सिर्फ मान लें कि 2 ही प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि 2 प्रोडक्ट ही मिल रहा है सीरीज कनेक्शन में, ए बी सी डी नहीं मिल रहा है, सिर्फ ए बी मिल रहा है, या 1 या 2 मिल रहा है ना, एक के प्रोडक्ट को 1 मान लिए, दूसरे को 2 मान लिए, तो वेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट अपॉन वेट ऑफ सेकंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड प्रोडक्ट। वहाँ पे एन फैक्टर से रिलेशन था तो इन्वर्स आ रहा था, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास से रिलेशन है तो डायरेक्टली रिलेशन दिख रहा ना। देखो वेट 1 का ऊपर है तो इक्विवेलेंट मास 1 का ऊपर है, वेट 2 का ऊपर नीचे है तो वेट जो इक्विवेलेंट मास 2 का है वो नीचे है। लेकिन एन फैक्टर वाले केस में जब हमने समझाया था तो मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ, अगर यहाँ पे कैथोड लिए हैं, वेट ऑफ कैथोड प्रोडक्ट अपॉन वेट ऑफ एनोड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वेट ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ कैथोड प्रोडक्ट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एनोड प्रोडक्ट। इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हैं। ओके, और हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो उसका मोलर मास लेंगे अपॉन एन फैक्टर से उसको डिवाइड कर देंगे, और एन फैक्टर के लिए हमने आपको बताया था कि कैसे निकलता है। एक बार यहाँ पे फॉर्मूला और लिख दिए, ध्यान से देख लीजिए, वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। यहाँ नहीं आएगा बच्चों, मोल के केस में आता है, ये ध्यान रहे, अगर इक्विवेलेंट मास आ गया तो एन फैक्टर नहीं आएगा वेट के केस में, मोल के केस में तो आता है, ठीक है। अच्छा, वेट का दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू रखें, मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500 या 96500 इंटू एन फैक्टर, बात एक ही है, ठीक है। मोल का जल्दी से फार्मूला आप लोग एक बार रिमाइंड करिए, मैं बोलता हूँ, देखिए आप अपने मैच कराइए सही है कि नहीं। मोल्स इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। वेट का जल्दी से याद करिए क्या होगा, वेट मोल का तो हो गया करंट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। वेट का बताइए, वेट का होता है इक्विवेलेंट मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन 96500, या दूसरा फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। यही फार्मूले आपको पूरे क्वेश्चन आंसर में अप्लाई करने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए
और हम लोग तो ये जानते ही हैं कि हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से सिखा दी है। अब हम लोग थोड़ा सा एन फैक्टर के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। एन फैक्टर बच्चों क्या होता है? एन फैक्टर, अच्छा देखिए, मोल्स अगर निकल गया ना बच्चों तो बाकी फार्मूला हमको 11th वाला यूज करना है। वेट निकालना, मान लो मोल हमने निकाल लिया इस फार्मूले से, वेट निकालना है तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास, क्योंकि मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास होता है ना। वेट मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है, या वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो वेट क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू मोलर मास। ठीक है, अगर मोल निकल गया तो हमारा वेट भी निकल जाएगा। अगर मोल निकल गया हमारा, हमसे कुछ वॉल्यूम पूछ लिया, तो वॉल्यूम क्या होता है? मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर होता है ना। मोल्स इज इक्वल टू 11th का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 था, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे 22.4 इधर चला जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इंटू 22.4 लीटर। हमने मोल निकाल लिया, अगर हमसे वॉल्यूम पूछ लिया तो मोल्स में हम 22.4 लीटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस आ जाएगा। ये वॉल्यूम हमेशा गैस के लिए होता है बच्चों, लिक्विड के लिए नहीं। लिक्विड में लगाएंगे तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अच्छा, एक होता है पी वी इक्वल टू NRT। अब इसमें से कुछ भी पूछ लेना बच्चों, हमने मोल निकाल लिया और हमसे पूछ रहे कि बताइए वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। बोलेगा कि टेम्परेचर भी अगर दिया हुआ है, बोल दे एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, तो टेम्परेचर भी निकल गया, है ना। आर की वैल्यू हम लोग 11th में पढ़े थे 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना। इस तरीके की वैल्यू होती है, इतना ज़्यादा डीप में जाएगा नहीं, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बस आप लोगों को, ठीक है ना। अब मान लो सब चीज़ हमने मोल से वॉल्यूम निकाल लिया, टेम्परेचर दिया ही है, आर की वैल्यू पता ही है, तो प्रेशर नहीं निकाल लेंगे, पी वी इक्वल टू NRT, है ना। तो इसी तरीके से अप्लाई करना रहता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। आपको मैंने बस जो फॉर्मूले दिए हैं उसको आप लोग एक बार ध्यान से समझिए। मोल्स का रिलेशन क्या था? मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, तो मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट, और मोल्स इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। ठीक है, एकदम याद हो गया होगा। चलिए एन फैक्टर की बात कर लेते हैं। एन फैक्टर एसिड के लिए कितना वो H प्लस दे सकता है, एन फैक्टर बेस के लिए कितना वो OH माइनस दे सकता है, और एन फैक्टर साल्ट के लिए कितना उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज है या कितना उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो कुछ सिंपली एलिमेंट का हमने एन फैक्टर लिख दिया है, जैसे NaCl का नहीं, NaCl का भी 1 होगा और Na का भी 1 होगा, Na प्लस का, क्योंकि NaCl में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या तो पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए या तो नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, और Na प्लस में भी एक ही है, तो एन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। K प्लस 1, जितना इसके ऊपर चार्ज दिख रहा ना बच्चों उतना ही उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, मिला लीजिए, Ag प्लस का 1, Cu2 प्लस का 2, Zn2 प्लस का 2, Fe3 प्लस का 3, Fe2 प्लस का 2। तो एन फैक्टर क्या होता है? बेसिकली उसका चार्ज होता है। अब कहीं कहीं पे डाइमराइजेशन का केस आ जाता है, जैसे देखो बच्चों साल्ट के केस में होता है ना, एसिड और बेस के केस में, मान लीजिए AlCl3 होता है, तो एल्युमिनियम पे +3 का होगा और क्लोरीन पे तीनों मिला करके -3, है ना। एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव उसका एन फैक्टर हो जाता है। पॉजिटिव लेंगे तभी 3 आएगा, नेगेटिव लेंगे तभी 3 इसका एन फैक्टर आएगा। लेकिन हम जानते हैं AlCl3 जो होता है स्टेबल नहीं होता है, वो अपने आप को डाइमराइज कर लेता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये मैं आगे आप लोगों को शायद P ब्लॉक में अगर आपने सही से देखा होगा तो ये चीज़ मैंने बताई हुई है। चलिए Al2Cl6 होता है, Cl3 नहीं, Cl6, ये डाइमराइज हो गया, 2 यूनिट ऑफ AlCl3 मिल करके Al2Cl6 बना लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों, एक एल्यूमिनियम पे 3 था, 2 एल्यूमिनियम पे कितना हो जाएगा? +6, यानी इसका एन फैक्टर +6 हो गया इस कंपाउंड का। Cl से लीजिए, एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो 6 क्लोरीन पे कितना होगा? -6, और उसका मॉड लेते हैं, माइनस वैल्यू नहीं लेते हैं एन फैक्टर में, तो एन फैक्टर 6 ही आएगा दोनों केस में, है ना बच्चों। तो एन फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं। एसिड के केस में कितना H प्लस दे सकता है, जैसे मान लीजिए HCl का हमसे किसी ने पूछ लिया कि कितना इसका एन फैक्टर है, तो हम जानते हैं कि ये टूटने के बाद एक H प्लस और एक Cl माइनस देता है ना। NaOH बेस है, तो ये कितना OH माइनस देगा, तो एक Na प्लस देगा और एक OH माइनस देगा, तो दोनों केस में कितना होगा? इसका एन फैक्टर 1 होगा। देखिए एक ही H प्लस दे रहा है तो इसका भी एन फैक्टर 1, एक ही OH माइनस दे रहा है इसका भी एन फैक्टर 1, है ना। MgOH का होल ट्वाइस, इसका एन फैक्टर किसी ने पूछ लिया कितना है, तो ये टूटने के बाद क्या देता है? पानी में डालोगे तो Mg2 प्लस प्लस 2 OH माइनस, यहाँ 2 OH माइनस दिख रहा है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अच्छा, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, इसको हम एक केस तुमको बता रहे हैं, ध्यान से बच्चों समझना, है ना। एक केस बता रहा है H2SO4, कभी कभी ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा H2SO4 माइनस प्लस H प्लस। जब H2SO4 एक H प्लस देता है तो इस फॉर्म में रहता है ना।
एक H प्लस दिया, HSO4 माइनस बन गया। अब फर्दर इसने आयनाइज होकर के क्या दे दिया, एक H प्लस और दे दिया, है ना, प्लस एक H प्लस और दे दिया। यानी अगर हम इसको डायरेक्ट देखें तो H2SO4 ने 2 H प्लस दिया पानी में जा करके, है ना, इसको अगर भूल जाएं तो यहाँ पे 2 H प्लस मिला और एक SO4 2 माइनस मिला, यानी इसकी यहाँ पे क्या है, एन फैक्टर 2 है। इस केस में रिएक्शन कोई ऐसी हो रही है जिसमें H प्लस दोनों दे दे रहा है H2SO4, तो उसका एन फैक्टर 2 होता है। रिएक्शन कोई ऐसी हो रही है जिसमें HSO4 माइनस और H प्लस बन रहा है, तो उसका एन फैक्टर उस केस में 1 लेना पड़ेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देगा नहीं, मैं एक्स्ट्रा चीज़ बस आप लोगों के डीप नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। चलिए CH3 मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है, CH3 COOH, सोचिए इसका एन फैक्टर कितना, तो हम जानते हैं बच्चों ये एसिटेट आयन देता है, CH3 COO माइनस और H प्लस, एक H प्लस दिया है, एक इसका क्या हो गया बच्चों, एन फैक्टर हो गया। तो एन फैक्टर से आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे, अब कंफ्यूज मत होइएगा। एसिड के लिए कितना एन फैक्टर होगा, कोई भी एसिड है जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, तो एक H प्लस देता है, तो इसका क्या होगा, एन फैक्टर 1 होगा। जैसे मान लीजिए H3PO4 ले लिया हमने, है ना, अब इसका पूछ ले कोई कि कितना एन फैक्टर होगा, तो हम जानते हैं कि ये वाटर में डालने के बाद PO4 3 माइनस प्लस 3H प्लस देता है, ठीक है ना बच्चों, तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको H3PO3 दे दिया, ये फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरस एसिड, है ना, तो ये किस में टूटेगा PO4 2 माइनस और 2H प्लस में टूटता है ना बच्चों। ये कैसे टूटता है, ये स्ट्रक्चर आप जब लोग बनाएंगे, आप लोग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा। मान लीजिए H3PO2 दिया हमको, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, तो ये जा कर के वाटर में क्या देता है, PO4 प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, यहाँ पे PO3, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, हाँ इस तरीके से कुछ टूटेगा, PO2 प्लस प्लस H प्लस, यानी ये सिंपली ये समझना है कि ये वाला जो है वो 3H प्लस दे रहा, तो इसकी एन फैक्टर 3 हो गया, ये वाला 2H प्लस दे रहा तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया, और ये वाला एक H प्लस दे रहा है तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। तो जितना एसिड H प्लस देता है उतना ही उसका एन फैक्टर हो जाता है, ठीक है बच्चों, और जितना बेस OH माइनस देता है वही उसका एन फैक्टर हो जाता है। बेस क्या होता है, जो OH माइनस दे सकता है, एसिड क्या होता है, जो H प्लस दे सकता है ना, जैसे HNO3 क्या है, एसिड है, ठीक है ना, जो भी H प्लस दे देगा वो क्या है, एसिड है। जैसे BOH का होल थ्राइस, अब ये देख करके क्या लगता है बच्चों को कि ये बेस है, कहीं कहीं एक्सेप्शन दिखेगा, लेकिन बच्चों ये बेस नहीं होता है, ठीक है ना। ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, OH OH OH, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है ना बच्चों, इसके पास ऑक्टेट की इनकम्प्लीशन है, मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसलिए ये लुईस एसिड होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखेगा ना, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये। जैसे वाटर आएगा तो H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, वो अपने लोन पेयर को यहाँ दे देता है, ठीक है ना, जिससे लोन पेयर एक्सेप्टर है ना BOH का होल थ्राइस, इसलिए ये क्या है, एसिड है। जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले उसको एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड, जो लोन पेयर को डोनेट कर दे उसको लुईस बेस बोलते हैं। इतना मत चाहिए बच्चों, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे पहले, ये समझ गए, जितना H प्लस देगा एसिड वही उसका एन फैक्टर, जितना OH माइनस देगा बेस वही उसका एन फैक्टर होगा। साल्ट के केस में कितना पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पे वो उसका एन फैक्टर होता है, या कितना नेगेटिव चार्ज है एनायन पे वो उसका एन फैक्टर होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी भी सॉल्ट में इक्वल होंगे बच्चों, तो चाहे आप पॉजिटिव से निकाल लीजिए या नेगेटिव से निकाल लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें मैं ग्लिम्स दिया हूँ जल्दी, लेकिन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब इसको आप लोग इमेजिन करना शुरू करिए बच्चों, आप ऐसे सोचिए कि एक हमारे पास क्या होगा, कंटेनर होगा, है ना, इसमें हमने NaCl को मेल्ट कर दिया, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या कर दिया बच्चों, मेल्ट कर दिया है ना, बोल रहा है मोल्टेन सोल्यूशन ना। 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब इसमें NaCl तो लिया है, वो Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूटेगा, लेकिन क्या है बच्चों, पिघला हुआ है, इसमें पानी नहीं है। मोल्टेन जहाँ लिख दें उसका मतलब समझ जाना है पानी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ इलेक्ट्रोड होगा इसमें। 1 एम्पियर करंट है ना, तो इसको पहले सबसे किससे जोड़ेंगे, बैटरी से, है ना। मान लीजिए ये पॉजिटिव ले लें, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव बैटरी का पोल आप ले लीजिए, उसके हिसाब से आपका कैथोड एंड एनोड का जो साइड है वो बदल जाएगा, है ना। मान लीजिए इधर नेगेटिव है तो इधर कैथोड आएगा,
इधर पॉजिटिव है तो इधर एनोड आएगा। अगर इसको इधर लगा देते हैं पॉजिटिव तो ये एनोड हो जाता है, ये कैथोड हो जाता है। लेकिन वन लाइन सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में हमेशा लेफ्ट साइड में एनोड लिखते हैं और राइट साइड में कैथोड लिखते हैं, यानी लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव। चलिए यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है बच्चों, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है तो करंट उसकी उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है बच्चों, चलिए ये केस समझ गया, NaCl मोल्टेन है ना, 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है और NaCl इलेक्ट्रोलाइज हुआ है। ठीक है, इफ़ टाइम ड्रिवन फ्रॉम सर्किट t इज इक्वल टू 965 सेकेंड। 1 एम्पियर का करंट हम कितने देर तक के लिए ये ऑन किए, मान लो यहाँ स्विच था हमने ऑन कर दिया, कितने देर के लिए ऑन किया है, 965 सेकंड के लिए, है ना, इतने देर के लिए हमने ऑन किया है। 965 सेकंड मतलब आप 60 से डिवाइड करिए तो मिनट में आ जाएगा आपका, है ना। मान लीजिए 16 मिनट 17 मिनट जो भी आया वो आपका इतने देर के लिए हमने करंट को पास किया है, मतलब स्विच उतनी ही देर ऑन किया फिर बंद कर दिया। ठीक है ना, सर्किट में कितने देर के लिए करंट दौड़ा, 965 सेकंड के लिए। कितना करंट दौड़ा, 1 एम्पियर करंट। ठीक है ना बच्चों, देन फाइंड आउट वेट ऑफ मेटल एट कैथोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड। अच्छा, ये क्या कह रहा है, वेट मेटल का वेट जो है कैथोड पे फाइंड करना है। तो सिंपली ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये मेरा एनोड हो गया, ये मेरा कैथोड हो गया। तो Na+ किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा ना, तो बोल रहा मेटल एट कैथोड। देखिए ये मेटल है, कैथोड पे मिलेगा ना, Na+ जाकर के Na बनेगा, मेटल बन जाएगा। सोडियम हमको कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। और क्लोरीन जो है ये कहाँ जाएगा, Cl- है ना, प्लस की तरफ जाएगा, यानी एनोड पर जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर के Cl के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और क्लोरीन माइनस आएगा, एक और अपना इलेक्ट्रॉन देकर के Cl के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl मिल करके Cl2 गैस बना लेंगे और वो कहाँ पे होगा, एनोड पर। ठीक है बच्चों, किस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और आपका प्रेशर कुछ होगा, 25 कहीं लेते हैं कहीं 27 लेते हैं, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, एक साइड यहाँ रहने देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको मैच करने में आसानी हो। क्वेश्चन समझ गए, 1 एम्पियर करंट दिया है, 965 सेकंड के लिए दिया है, NaCl मोल्टेन था, कितना हमको मिलेगा वेट कैथोड पर किसका, सोडियम मेटल का, और कितना एनोड पर मिलेगा हमको गैस, यही निकालना है ना बच्चों। तो सॉल्यूशन देखिए, मोल्टेन NaCl हमने लिया है, एनोड पर क्या मिलेगा बच्चों, एनोड पर हमको क्लोरीन गैस मिलेगी ना, Cl- जा करके एनोड पर 1 इलेक्ट्रॉन बताए थे ना ये, तो Cl- गया और वो 1 इलेक्ट्रॉन दिया और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक Cl- तो हाफ Cl2 देगा ना, लेकिन इसको 1 Cl- ऐसा नहीं बनाता बच्चों, ये 1 मोल ऐसे पढ़ना है, 1 मोल Cl- एनोड पर गया और 1 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड को दे दिया और आधा मोल वहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन गैस बन गया। ये बात बच्चों समझ में आई इस तरीके से। चलिए, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na+ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सोडियम बना लेगा, यानी 1 मोल सोडियम प्लस आयन ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया और 1 मोल सोडियम दिया। कहाँ पे दिया बच्चों, कैथोड पर दिया। ठीक है ना, इसको हमने इस तरीके से समझ लिया। ये हमने बस सिंपली रिएक्शन को देख करके समझ लिया, ज़रूरी नहीं है कि 1 मोल मिला कि 2 मोल मिला कि 3 मोल मिला। सिंपली ऐसा होता है कि 1 मोल अगर सोडियम आयन है तो उसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 1 मोल क्लोरीन अगर आयन है, क्लोरीन गैस है ना, तो वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है क्लोरीन गैस के फॉर्म में। अगर Cl- के फॉर्म में है 1 मोल तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा वो। क्लोरीन गैस के फॉर्म में 1 मोल रहेगा ना, तो वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा। बात समझ में आया ना, यहाँ पे उसको भूल जाइए, नहीं तो अभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये बस याद रखिए, Cl- 1 मोल लिए थे, वो कहाँ गया, एनोड पर, और आधा मोल क्लोरीन गैस मिला और 1 मोल इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया एनोड पर जाके। ठीक है ना, हाफ रिएक्शन ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में यही सब कुछ सीखे थे। अब जिस बच्चे ने रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ी होगी उसको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेशन आएगा बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐड कर दीजिए अब दोनों को। देखिए, लेफ्ट साइड क्लोरीन है, यहाँ लेफ्ट साइड सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए क्लोरीन माइनस यहाँ ऐड करने के बाद आ गया, सोडियम प्लस यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक रिएक्शन में इधर राइट साइड है और एक रिएक्शन में इधर लेफ्ट साइड है, दोनों हाफ रिएक्शन है ना, हाफ रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं, तो इधर का इलेक्ट्रॉन देखिए कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, क्लोरीन और Na+ और क्लोरीन आयन बचा ना यहाँ। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ क्लोरीन गैस दे रहा है और प्लस
सोडियम मेटल दे रहा है। यानी कि 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल क्लोरीन आयन के साथ रिएक्ट करके आधा मोल क्लोरीन गैस और 1 मोल सोडियम मेटल देता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन जनरल बात कह रही है। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग को कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। स्टेप 1, हम लोग जानते हैं कि मोल जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, एन फैक्टर का। अभी सीख क्या है ना, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन मतलब मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट। एनोड प्रोडक्ट कौन है इस केस में बच्चों, एनोड प्रोडक्ट है आपका क्लोरीन गैस। कैथोड प्रोडक्ट कौन है, सोडियम मेटल। तो मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट। ये क्यों ऐसा रिलेशन आ रहा है, क्योंकि जो मोल होता है वो एन फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अच्छा, तो एनोड पे कौन मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी। कैथोड पे कौन मिलेगा, मेटल मिलेगा। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस अपॉन मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, अच्छा एन फैक्टर ऊपर किसका आएगा बच्चों, कैथोड प्रोडक्ट का। कैथोड प्रोडक्ट कौन है, सोडियम है। सोडियम का एन फैक्टर कितना होता है, 1। देखो ऊपर 1 आ गया, अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट। एनोड प्रोडक्ट कौन है बच्चों, एनोड प्रोडक्ट है आपका क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का एन फैक्टर कितना होता है, तो क्लोरीन गैस में 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन पे -1 होता है, यानी 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा, 2। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। यानी मोल्स इसका अगर जो है उसका अगर इन्वर्स रिलेशन निकालेंगे एन फैक्टर से, तो जो एन फैक्टर 2 आएगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद है ना, मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट। उसी को तो यहाँ वैल्यू रख दी है। जो कैथोड पे प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारा क्या, सोडियम मेटल है, उसका एन फैक्टर 1 होता है। क्लोरीन गैस एनोड पे मिल रहा है उसका एन फैक्टर 2 होता है। देखिए 1/2, बस सिंपली फिनिश। ठीक है बच्चों, ये वही चीज़ मैंने लिख दी है। ठीक है, कि एन फैक्टर सोडियम का 1 होता है, क्लोरीन का 2 होता है। कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, सोडियम होगा। एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, क्लोरीन गैस होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से, फॉर फाइंडिंग मोल्स ऑफ सोडियम, अब सोडियम का मोल निकालना है ना बच्चों, तो वो तो जनरल रिएक्शन में उतना हमको मिलता है। जो ये अभी तक हाफ रिएक्शन दिखा है ना, वो जनरल रिएक्शन है कि 1 मोल जो है, ऐसे सिंपल समझिए रिएक्शन एक्चुअल में ऐसे होती है। सोडियम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 मोल सोडियम 1 मोल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NaCl देता है। ये रिएक्शन होती है बच्चों। इसमें नहीं जाना कि कितना मिल रहा है यहाँ पे, ये थोड़ी ना डायरेक्ट आंसर दे देना है कि इसका वेट निकाल दें 1 मोल 2 मोल का, नहीं। 965 सेकंड के लिए जो करंट पास, मतलब 965 सेकंड तक जो 1 एम्पियर करंट पास किया है, उसकी वजह से कितना प्रोडक्ट मिलेगा, अब वो निकालना है। ये तो रिएक्ट इस तरीके से करता है, लेकिन कितना मिलेगा ये हमको कैसे पता चलेगा, फार्मूला लगा के। तो मोल्स ऑफ सोडियम अगर निकालना होगा तो हमें मोल्स का फार्मूला क्या याद है बच्चों, करंट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर था। तो करंट कितना हमने पास किया है सर्किट से, 1 एम्पियर। टाइम कितना है 965 सेकंड अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर कितना होता है सोडियम मेटल का, 1। यानी कि अगर इसका हमको मोल देखना है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये नीचे सिर्फ 100 बचेगा, है ना। अब 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² मोल हो जाएगा। ये सिंपल 9 से मैथमेटिक्स में आप लोग ये सीखते हैं, एर्थ 9 से। ठीक है, यानी कि सोडियम मेटल का कितना मोल मिल गया हमको सोडियम मेटल का मोल मिल गया 10⁻² मोल। ओके, हमको मोल नहीं चाहिए था, हमको वेट चाहिए था सोडियम का। बोला ना कि फाइंड द वेट ऑफ मेटल एट कैथोड एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब जो कि एनोड पे मिल रही है। तो हमने मोल निकाल लिया। अब मोल निकल गया 10⁻² मोल, तो हम इससे वेट नहीं निकाल लेंगे। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। देखिए वेट ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास सोडियम का 23 होता है। यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.23 ग्राम, हमारा वेट हो गया किसका, सोडियम का। कहाँ पे, कैथोड पर मिलेगा। पहला पार्ट का आंसर हो गया आपके। अच्छा, अब देखिए, देन मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस विच इज़ हाफ ऑफ सोडियम, ये कैसे हमको पता चला। देखिए, जब ये मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस था ना, सोडियम को उधर ले जाएंगे तो सोडियम के मोल का अपॉन 2 कर देंगे, यानी मोल्स ऑफ सोडियम अपॉन 2, यानी कि जो क्लोरीन का मोल होगा वो सोडियम के मोल से आधा होगा। अगर सोडियम का मोल इतना है तो क्लोरीन का इसका आधा होगा। तो 10⁻² मोल सोडियम के थे, तो हाफ इंटू 10⁻² मोल हो जाएंगे क्लोरीन गैस के। अच्छा, अब मोल इसका निकल गया हाफ इंटू 10⁻² मोल, तो हम वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे। हमने क्या बताया था, मोल्स में आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाता है। देखिए
हाफ इंटू 10⁻⁻² इंटू 22.4 इज इक्वल टू 0.112 लीटर। ये हमारा वॉल्यूम एट कहाँ पे, एनोड पर, किसका, क्लोरीन गैस का। ये सोडियम का वेट कहाँ पर, कैथोड पर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, दोनों चीज़ का आंसर हो गया। अब आप लोग जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा हो सकता है अच्छे से ज़्यादा समझ पाएँ, और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैंने बहुत ही धीरे धीरे बहुत आराम से सारी चीज़ों को समझाया है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जब एक बार स्ट्राइक करने लगेगा ना तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब देखिए हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में 100 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू Na2SO4 एक्वा सोल्यूशन। देखिए पिछला केस क्या था, 1 एम्पियर करंट था और कहाँ से पास हो रहा था, NaCl मोल्टेन से। मोल्टेन का मतलब पानी प्रेजेंट नहीं था। इस बार देखिए Na2SO4, ये भी सॉल्ट है ना, Na प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा, लेकिन यहाँ एक्वस लिख देने का मतलब पानी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने हीट करके मेल्ट नहीं किया है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, वाटर भी प्रेजेंट है। तो 100 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू Na2SO4 एक्वस सोल्यूशन इज़ इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अच्छा, उस वाले केस में क्या था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था कि नहीं बच्चों, सोचो बच्चों, उस केस में भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहा होगा, तभी तो पार्टिसिपेट नहीं किया, तभी तो हम लोग इलेक्ट्रोड की बात नहीं की। जब नहीं बात करेगा तो समझ लो इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लिया हुआ है ना। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अगर बोले ना बोले, बात समझ जाओ कि उसका इलेक्ट्रोड का कोई भी पार्टिसिपेशन रिएक्शन में नहीं होगा। ठीक है ना, अगर लिख दे कि यहाँ पे हमने किसी और मटेरियल का इलेक्ट्रोड ले लिया है, तो अब उसमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा। हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में यही सब सीखे थे। ठीक है बच्चों, याद आ रहा तो ठीक है, नहीं याद आ रहा तो सिंपल सी बात समझिए कि प्लेटिनम जो है इस वाली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हम लोग को सिंपल यही देखना है कि 100 एम्पियर का करंट पास किया, Na2SO4 का एक्वस सोल्यूशन लिया, है ना। चलिए कितने सेकंड के लिए, 96.5 सेकंड के लिए। इस बार टाइम घटा दिया, वहाँ 965 सेकंड था, यहाँ 96.5 सेकंड कर दिया है। फाइंड आउट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या फाइंड करना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इफ़ करंट एफिशिएंसी इज 90%। ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। ठीक है ना बच्चों, करंट हमारा कितना है 100 एम्पियर, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब हम दे तो रहे हैं इनपुट में 100 एम्पियर, लेकिन मिल कितना रहा है इलेक्ट्रोड को, 90% मिल रहा है। यानी प्रोडक्ट भी इसका मतलब 90% मिल रहा है, तो अफेक्ट हो जाएगा ना इससे, प्रोडक्ट कम मिलेगा हमको। 100 एम्पियर होता तो पूरा प्रोडक्ट मिलता, लेकिन 90% उसकी एफिशिएंसी है तो प्रोडक्ट घट जाएगा ना थोड़ा। चलो ये तो कन्फ्यूज करने की बात होगी। अब देखो 100 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, Na2SO4 के एक्वस सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से बना है, 965 96.5 सेकंड के लिए। क्या फाइंड करना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इफ़ सर्किट एफिशिएंसी 90। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि कैथोड प्रोडक्ट फाइंड करिए, एनोड प्रोडक्ट फाइंड करिए, सिंपली लिख दिया है कि फाइंड द प्रोडक्ट। अब हम लोग को ये सोचना है, देखो सोल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का, करंट कितना दिया हुआ है 100 एम्पियर, टाइम कितना है 96.5 सेकंड, करंट एफिशिएंसी, ये मोल नहीं है बच्चों, ईटा, मोल नहीं है ये क्या है, मोल को एन से डिनोट करते हैं ना, स्मॉल है, ये ईटा। तो एफिशिएंसी बता रहा है, ये एफिशिएंसी ऑफ करंट क्या है 90%। 90% को हम सीधी 90/100 लिख दें तो हमारा करंट कितना आ जाएगा 90/100, है ना, एफिशिएंसी आ जाएगा 90/100। तो करंट के लिए हम लोग अभी देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये एफिशिएंसी है, ये करंट नहीं है बच्चों, करंट ये है 100 एम्पियर हमने पास किया है ना, दिया है बैटरी से, लेकिन 90% ही मिला है किसको, इलेक्ट्रोड को। इसका मतलब ये हुआ, तो एफिशिएंसी ऑफ जो करंट है वो 90% है। बस ये हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेटा। अच्छा, इन दिस केस H2O विल ऑक्सीडाइज एट एनोड एंड आल्सो H2O विल रिड्यूस एट कैथोड। हम जानते हैं कि जब एनोड की बारी आएगी तो हम रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है देखेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ रिड्यूस होना चाहेगी, Na+ रिड्यूस होना चाहेगा और वाटर रिड्यूस होना चाहेगा। तो हम देखेंगे मतलब ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे किसका कम है, तो जिसका कम होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कहाँ पर, एनोड पर। तो एनोड पर जब Na+ और SO2 4- ऑक्सीडाइज होगा ना, Na+ तो कैथोड पे जाएगा, ठीक है, SO4 2- एनोड पर जाएगा ऑक्सीडाइज होने, माइनस से सिंपल होना जाएगा, और वाटर भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो किसका SO4- में से 2- में से और H2 में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वाटर का कम है। तो वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब कैथोड पे आ जाइए,
कैथोड पे कौन जाना चाहेगा, Na+ जाना चाहेगा और वाटर भी जाना चाहेगा। वाटर क्या होता है, रिड्यूस भी होता है। अब Na+ और H2O में हमने रिडक्शन पोटेंशियल देखा तो किसका ज़्यादा था, वाटर वाला केस याद है 21 नंबर, है ना, 7 नंबर वाटर, 21 नंबर वाटर। तो यहाँ पे रिडक्शन के केस में 21 नंबर वाला वाटर लेते हैं, तो 21 सोडियम से कहीं ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे वाटर ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस भी हो जाएगा, यानी वाटर ही कैथोड पर जा कर के रिड्यूस हो रहा है, वाटर ही एनोड पर जा कर के ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, अगर ऐसे नहीं याद हो रहा तो Na2SO4 के जैसे ही केस देखिएगा आपका सोल्यूशन तुरंत समझ जाइए कि वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा, वाटर ही रिड्यूस होगा, बाकी कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है ना। अच्छा, एनोड पर वाटर अगर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो हम जानते हैं वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस मिलती है, वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ऑक्सीडाइज एनोड पे होगा तो रिड्यूस कैथोड पे होगा। बात समझ में आई बच्चों। तो एनोड पर हमको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। और हमको क्या पूछा था कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालिए। अब देखिए मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट, तो कैथोड प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, कैथोड प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, है ना, सॉरी हाइड्रोजन है। अब उल्टा भी ले सकते हैं, मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट। ऊपर आप जो भी रखेंगे ना उसका इन्वर्स में एन फैक्टर आएगा। अगर नहीं समझ में आया, कन्फ्यूज होगा तो ऐसे समझिए, मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट। बात समझ में आई। अगर इसको हम बदल दें, मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट, तो इधर वाला भी रिलेशन बदल जाएगा, एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट हो जाएगा अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। अगर इसका हम बदल देंगे तो यहाँ पे भी बदल जाएगा, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो मोल्स ऑफ यहाँ क्या ले लिया है, कैथोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट ले लिया है। ठीक है ना। तो कैथोड ऊपर है तो इसका कैथोड का वाले का एन फैक्टर नीचे जाएगा, एनोड नीचे है तो एनोड वाले प्रोडक्ट का एन फैक्टर ऊपर जाएगा। बात समझ में आई बच्चों। अब देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे समझ लो। अब एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन पे -2 तो दो ऑक्सीजन पे -4, तो एन फैक्टर कितना हो गया 4, नीचे चला गया। हाइड्रोजन पे एक पे कितना होता है +1, दो पे कितना होगा +2, तो इसका एन फैक्टर +2 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। 2/4 कितना होता है 1/2, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1/2। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, हाइड्रोजन का आधा ना, हाइड्रोजन इधर जाएगा तो हाइड्रोजन के जितने भी मोल होंगे उसका आधा कर देंगे, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2। बात इतनी समझ में आ गई बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पे लिखे हैं वी नो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज 4, एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन इज 2। सिंगल ऑक्सीजन होता तो 2 होता है इसका एन फैक्टर, सिंगल हाइड्रोजन होता तो उसका एन फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है एन फैक्टर। चलिए बच्चों, अब हमने देख लिया कि मोल फैक्टर जो मोल है वो ऑक्सीजन का कितना होगा, जो मोल हाइड्रोजन के होंगे उसके आधे। तो हम लोग पहले हाइड्रोजन का ही मोल फाइंड कर लें, है ना बच्चों। चलिए ये देखिए, हाइड्रोजन का मोल फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, करंट इनटू टाइम अपॉन 965/0 इंटू एन फैक्टर, किसको याद है। देखिए अब यहाँ पे क्या है बच्चों ना, कि करंट के साथ साथ इसकी एफिशिएंसी दी हुई है, तो सिंपली इस तरह के केस में एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ एन मोल नहीं है, यहाँ एन क्या है कि क्वेश्चन हमारा बदल दिया था ना कि एफिशिएंसी की 90% है, यानी करंट हम 100% दे रहे हैं तो 90% मिल रहा है, तो यहाँ पे 90/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 90% एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे 90/100 से इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देना है, करंट की वजह से। करंट 90% ही एफिशिएंट था। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम अपॉन 965/0 इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर कितना होता है 2 होता है, इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी समझ गया ना, इस क्वेश्चन में दिया है, हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, अब इस क्वेश्चन में दिया था तो इसलिए एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, करंट कितना था 100 एम्पियर, टाइम कितना था 96.5 सेकंड, अपॉन 965/0 तो होता ही होता है, अपॉन इंटू एन फैक्टर होता है 2, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, इंटू करंट एफिशिएंसी कितनी थी 90%। 90% का मतलब क्या होता है बच्चों 90/100। तो हमने सब इस सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 4.5 इंटू 10⁻³ आया, यही मोल आया, इतना मोल आ गया किसके, हाइड्रोजन के। अब अगर इतना मोल है तो कितना मिली मोल है बच्चों, 10⁻³ को मिली बोलते हैं, यानी कि 45 जो है वो मिली मोल आ गया। यहाँ पे 45 इंटू 10⁻³ मोल दिख रहा है ना, 10⁻³ को रिप्लेस कर दीजिए मिली से, तो 45 मिली मोल्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया हाइड्रोजन का मोल, मिली मोल में ही आया, तो इसका भी आंसर ऑक्सीजन का भी मिली मोल में आ जाएगा, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है ना, अगर मोल में ही निकालना हो तो यहीं तक छोड़ दीजिए, मिली मोल हमने समझाने के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा दिया।
45 इंटू 10⁻³ मोल किसके हैं? हाइड्रोजन के। दोनों में से जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको लेकर चलिए, दोनों से समझा दे रहा हूँ। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? हाइड्रोजन का आधा। तो मोल्स हाइड्रोजन का कितना है? 45 इंटू 10⁻³ मोल, उसका आधा कर दीजिए, या 45 मिली मोल, उसका आधा कर दीजिए। तो हमने 45 मिली मोल का आधा कर दिया, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना मिल जाएगा? 45 का आधा कितना होता है? 22.5 मिली मोल्स। होप बच्चों आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इसके लिए जितनी मेहनत की है, कितने में 7-8 क्वेश्चन तो लग ही जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन लग जाते हैं अगर आप लोगों को सब चीज़ अच्छे से आती तो 2 क्वेश्चन समझने का, ये 2 क्वेश्चन मत समझिए आप इस बच्चों, इसको आप लोग समझिए कि हमने पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लिया। मेरा अभी क्वेश्चन कराने का उद्देश्य ये नहीं कि आपको क्वेश्चन आंसर सिखा दूँ सारा, अभी क्वेश्चन सिखाने का आंसर मतलब उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सारे टर्म से फेमिलियर हो जाइए। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन तो बहुत हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, अभी करा देता हूँ। वाटर इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड 33.6 ml, टाइम बेटा कम है क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं, और इसको भी वैसे ही समझाना पड़ेगा, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको मैं जब अलग से आप लोग का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, है ना बच्चों। तब तक आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है ना बच्चों, बहुत अच्छे से तब तक पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है ना, और जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो सब कुछ क्लियर करा दूँगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से लग जाएगा। पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।